नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उसी दौर का या उसी दौर की एक अपराध की घटना लेकर आया हूँ। हर एपिसोड में बताता हूँ उस दौर का मतलब वो दौर जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, कम्युनिकेशन का साधन लैंडलाइन फ़ोन के अलावा कुछ भी नहीं था, पुलिस के पास कोई आधुनिक गैजेट नहीं थे, एफआईआर नहीं लिखी जाती थी, टरकाया जाता था और विवेचना में आईओ की मनमानी होती थी। ये वही दौर था और इसीलिए अपराध और अपराधी अपने चरम पर थे। बात कोई 25 या 26 जुलाई 1997 की है। उस वक्त मैं सीओ महानगर था, लखनऊ में आ गया था। मैंने आपको बताया था कि महानगर सर्किल में ही हसनगंज थाना है जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी पड़ती है। वो दौर बहुत ही अशांति का दौर था। बहुत अशांत था कैंपस। रोज बमबाजी हुआ करती थी, रोज तमाशे हुआ करते थे। उस जमाने में प्रॉक्टर थे प्रोफेसर शुक्ला, जो फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। बहुत ही सरल आदमी थे और प्रॉक्टर का मतलब कि कैंपस के भीतर के कानून व्यवस्था, अपराध, इसकी स्थितियों से निपटना उनका काम था। पुलिस और पुलिस के अधिकारियों, सहयोगियों से उनका पूरा तालमेल बना हुआ था। पच्चीस या 26 जुलाई को जब मैं ऑफिस आकर बैठा ही था, उसी समय शुक्ला जी का फोन आया। शुक्ला जी ने पूछा, अभी आप ऑफिस में कितनी देर हैं? क्योंकि उस जमाने में यही पूछा जाता था। पता लगा किसी को भेज दिया, आप निकल गए, फिर आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाएगा कि आप कब आएंगे। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ 2-3 हमारे यहाँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के शोध छात्र हैं, उनको मैं आपके पास भेजना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या मामला क्या है? मैंने समझा कैंपस की किसी गड़बड़ी की वजह से वो उनको मेरे पास भेज रहे हैं। वो बेचारे दिन में चाहे घर पे चाहे ऑफिस में 1-2 बार फ़ोन करके हालचाल पूछ लेते थे। मेरे मेरे बहुत शुभचिंतक भी थे और अगर यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम होने वाला हो, किसी बात की अफवाह हो या फिर कोई हुई हो कोई घटना, उसके बारे में वो बताया करते थे। कभी कभी किसी घटना के बारे में उनको कोई अगर अंदेशा या अंदाज़ा होता था, क्योंकि लड़के भी उनको बहुत मानते थे, तो वो बता देते थे कि आज 1 बजे आ जाइएगा, चाय पी लीजिएगा हमारी। खैर, उन्होंने बताया कि 2-3 शोध के छात्र, रिसर्च स्कॉलर्स, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो आपके पास मैं भेज रहा हूँ और उनके साथ समस्या ये है कि उनका अंधविश्वास या नरबली पर वो उनका टॉपिक है सोशियोलॉजी में। और वैसे तो उनके पास यूनिवर्सिटी का आई कार्ड है और एक अथॉरिटी लेटर है अपने डिपार्टमेंट के हेड का कि ये सूचनाएं एकत्र करने अपने शोध पत्र के लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी बिना पुलिस की मदद के इनका काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि लोगों से पूछताछ करनी है। फर्रुखाबाद के किसी थाना क्षेत्र में कोई 2 नरबलियां हुई हैं, उनके बारे में ये जानकारी चाहते हैं। मैंने कहा, भेज दीजिए। वो आधे पौन घंटे में वो लोग आ गए। डॉक्टर साहब ने ये कहा था, प्रोफेसर शुक्ला ने, कि या तो आप इनको एक चिट्ठी लिख दीजिएगा वहाँ किसी पुलिस अधिकारी के नाम, या फ़ोन कर दीजिएगा जिससे वो जाके संपर्क कर लें, क्योंकि गांव में, दूर गांव में इनको जाना है और वहाँ पता नहीं क्या स्थितियाँ हैं, इसका पता नहीं है। इसलिए इनकी मदद हो जाएगी, ये थोड़ा सुरक्षित महसूस करेंगे, इनके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। वो आ गए और उन्होंने बताया कि साहब मुझे फर्रुखाबाद जाना है। फर्रुखाबाद में एक थाना है, अमृतपुर, गंगापुआर का थाना है, देहात का थाना है। मैंने कहा, क्या हो गया वहाँ? उन्होंने कहा, साहब वहाँ पिछले 10-12 दिन में 2 बच्चियों की नरबली हुई है।
हम लोगों ने थानों के नंबर पर पूछने का प्रयास किया, थाने पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भी पूछा कि क्या कोई एफआईआर हुई, उनका साहब कोई एफआईआर इस सिलसिले में थाने पर नहीं है। गांव के प्रधान के पास कोई टेलीफोन नंबर नहीं था। हमारे पास जानने का कोई साधन नहीं है। तो आप किसी को या तो फ़ोन कर दीजिए या किसी को चिट्ठी लिख दीजिए। हम लोग थोड़ी सी पुलिस की मदद से वहाँ चले जाएंगे, 2 दिन का काम है। मैंने वहाँ फर्रुखाबाद के सीओ सिटी को फ़ोन मिलाया, हमारे बैचमेट थे। मैंने बताया कि इस तरह से इनको अमृतपुर थाना क्षेत्र में जाना है। उसने बताया कि देखो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में या मेरे सर्किल में नहीं है, लेकिन इनको मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं अपने यहाँ से 2 सिपाही इनके साथ लगा दूंगा और वहाँ जो सर्किल ऑफिसर हैं उनको भी कह दूंगा, इंस्पेक्टर को भी कह दूंगा। मैंने पूछा कि क्या है ये? बोले साहब हमारा ये टॉपिक है रिसर्च का, अंधविश्वास में नरबली। तो मैंने कहा ये तो क्या बहुत ज़्यादा है? बोले साहब बहुत ज़्यादा है, हम लोग इसको परसू करते रहते हैं, गांव देहात में बहुत हैं, यूनिवर्सिटी के तमाम लड़के हैं, हम लोगों के मित्र हैं, उनको पता है कि हम इस टॉपिक पर कर रहे हैं रिसर्च। तो इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो हमको बताते हैं। इस घटना के बारे में भी वहीं आस पड़ोस के किसी छात्र ने, जो लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था, उसने हमको बताया है। उन्होंने एक कागज़ में डिटेल लिख रखी थी, वो हमें डिटेल भी दिखाई। मुझे भी लगा कि ये कोई बहुत अच्छी टॉपिक पर ये रिसर्च कर रहे हैं। अंधविश्वास तो इस समय बहुत ही जिसको कहते हैं कि बिल्कुल सिर पर चढ़ के बोल रहा है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि ये कुछ नहीं होता। लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि ये वहम होता है। किसी मर्ज का इलाज किसी जादू टोना वाले से कराना, इससे बड़ी मूर्खता संभव नहीं है। तो मैंने भी कहा उनसे कि जब आप लोग लौट के आइएगा तो किसी दिन आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वहाँ अपने शोध के सिलसिले में क्या पता लगा और क्या क्या हुआ था। वो तीनों बहुत खुश हो गए, चाय भी पिलाई मैंने उनको, चले गए। 4-5 दिन बाद वापस आए। कहीं से फ़ोन करके पूछा। मैं देर रात तक ऑफिस में बैठता था, दिन भर तो इधर उधर में निकल जाता था। ऑफिस का काम, जो क्राइम की फाइल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जांच हैं, इन सब का काम रात में ही संभव था। वो तीनों आ गए। बहुत खुश दिख रहे थे। बोले साहब वो सीओ सिटी साहब ने 2 सिपाही लगा दिए थे, थाने पर बता दिया था अमृतपुर, वहाँ से भी हमें सिपाही मिल गए थे। हम वहाँ चले गए, वहीं पास में इरिगेशन का एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, वहाँ रुके हम लोग 2 दिन। और गांव में भी हम लोग रुके काफ़ी टाइम तक। 2 दिन लगातार हम लोगों को गांव में जाने का अवसर मिला। हम रात में भी गए और हम दिन में भी गए। उन्होंने कहा कि साहब पहली घटना 26 जून 1997 की है। अमृतपुर थाना क्षेत्र के कुम्हरौर गांव में एक 3 वर्षीय बालिका की बलि गला काटकर चढ़ाई गई। गांव के किनारे रामगंगा नदी में मिलने वाले एक बड़े नाले के किनारे बहुत झाड़ियाँ झंखाड़ियाँ थीं। उसको एक जगह को साफ़ करके, उनका ये कहना था कि 6 बाई 6 या 8 बाई 8 फीट जगह को साफ़ किया गया, उसको लीपा पोता गया और वहाँ पर एक 3 वर्षीय बच्ची का सिर अलग और धड़ अलग वहाँ पर पड़ा हुआ था। पूजा के तमाम सामान थे। एक नरमुंड भी था जिस पे सिंदूर और दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई थीं जो तंत्र विद्या में प्रयोग की जाती हैं। बहुत सी धूप बत्तियाँ, बहुत सी अगरबत्तियाँ वहाँ पड़ी हुई थी। सुबह जो चरवाहे जाते हैं जानवरों को लेके चराने के लिए, उन्होंने जब ये नोटिस किया तो भाग कर आए, प्रधान को बताया। और ये बताया कि वहाँ 2-3 साल की एक बच्ची का सिर अलग धड़ अलग पड़ा हुआ है। प्रधान ने सबसे पहले गांव में खबर की कि भाई गांव में और आसपास के गांव में पूछ लो किसी की 3 साल की बच्ची का कहीं कोई गायब तो नहीं है, कहीं चली तो नहीं गई है, वो लोग ढूंढ रहे हों। प्रधान ने यह भी कहा कि आज रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, कल मैं जाऊंगा वहां। अगर किसी की बच्ची किसी तरह से लापता हो, गायब हो या उसको कोई वो ढूंढ रहा हो, मेरे साथ चले, हम कई लोग वहां जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ क्या है। खैर सवेरे तक किसी ने कोई बात बताई नहीं कि ये उनके गांव से किसी बच्ची का कोई अपहरण, कोई उसकी गुमशुदगी या इस तरह की कोई बात कहीं हुई हो। 5-6 लोगों को लेके ग्राम प्रधान मौके पर गए।
बकौल ग्राम प्रधान उसमें बच्ची का सिर अलग रखा हुआ था, एक दीप जला हुआ था वहाँ पर, एक नरमुंड भी रखा हुआ था। बच्ची के सिर पर मृत जो उसका सिर का हिस्सा था उस पे ढेर सारे सिंदूर, अबीर, गुलाल, फूल, पत्ती, दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई थीं और धड़ अलग पड़ा हुआ था। प्रधान ने कहा कि वहाँ गांव के लोगों ने ये दबाव बनाया कि साहब ये जो बली वली का चक्कर है ये बहुत ख़राब है और गांव की ज़मीन पर है ये, इसको यहाँ से तुरंत हटवा दीजिए। प्रधान का कहना था कि मैंने कहा पुलिस को बता के तब हटवाएं। बोले साहब हटवा दीजिए, कौन आ रहा है पूछने के लिए। उसको एक बोरी में भर के रामगंगा नदी में प्रवाहित करा दिया। वहाँ से लौट कर थाने पर आया। प्रधान जी का कहना था कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं थाने पर आया और थाने पर बताया कि इस तरह की घटना हुई है। थानाध्यक्ष से उनकी बात हुई थी। ग्राम प्रधान मानिंद आदमी होता है और एंटरटेन किया जाता है थानों पर, अगर कोई उसके विरुद्ध बहुत खराब बात न हो तो। उसने ये भी बताया कि साहब गांव के लोग थे, उन्होंने यही कहा कि मृत शरीर बलि की जो मृत शरीर है वो गांव में रखना ठीक नहीं होता, अगर बच्चे देखेंगे तो डर जाएंगे, इसलिए इसको फ़ौरन वहाँ से हटा दिया जाए। हमने एक बोरी में भर के उसको रामगंगा में प्रवाहित कर दिया। इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा, एसओ साहब जो भी थे, कि चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत लेकर आएगा, हत्या की कोई सूचना आएगी, गुमशुदगी की कोई सूचना आएगी, तब इसमें दिक्कत होगी कि ये बॉडी क्यों फेंकी गई। जब थाने पर इस तरह की कोई सूचना ही नहीं आई किसी के गायब होने की, या कोई माँ बाप सामने आए हों कि मेरे 3 साल की बच्ची गायब हो गई है, या किसी ने ये कहा है कि मेरी बेटी की हत्या हो गई है, जब नहीं आई तो एफआईआर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, ऐसा इंस्पेक्टर ने बताया। हालांकि प्रोविज़न तो कुछ और है कि अगर थाने पर सूचना आई है तो उन्हें थाना प्रधान से तहरीर लेके एफआईआर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस भी अपना हटो बचो कि जब कोई नहीं आ रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो हम काहे को बिना बात के पड़ी लकड़ी लेंगे, हम क्यों एफआईआर लिखें इसकी। शोध छात्रों ने बताया कि अब तक जब वो लोग गए थे, ये घटना इन लोगों के जाने के भी 15 दिन पहले की थी, जब तक वो लोग गए थे तब तक थाने पर कोई भी व्यक्ति उस 3 वर्षीय बच्ची के गुमशुदगी के बारे में या हत्या के बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना लेकर नहीं आया था। यानी वो केस वहीं पर ख़त्म हो गया। 3 वर्ष की बच्ची, सिर और धड़ अलग अलग, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन लोगों ने दूसरी घटना बताई कि दूसरी घटना भी अमृतपुर थाना क्षेत्र की थी। वहाँ 10 जुलाई को अमृतपुर के गांव भटौली, थाना क्षेत्र के गांव भटौली में एक दंपत्ति ने अपनी 14 साल की नाबालिग बच्ची की बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ाने के अगले दिन ये दंपति उस बॉडी को ले गए और रामगंगा नदी में फेंक आए। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग शौच के लिए रामगंगा नदी के किनारे गए तो उन्होंने देखा कि किनारे पे लगी हुई एक डेड बॉडी जो किसी लड़की की है। गांव के लोगों ने उसे देखा, गर्दन और धड़ उसका अलग अलग था, लेकिन दुपट्टे में बांध के रखा था। उसको खोल के देखा गया, पूरे गांव ने पहचान लिया कि ये तो रामनिवास की लड़की का सिर है, रामनिवास की लड़की जिसका नाम ममता था। बदहवास गांव वाले वहां से भाग के रामनिवास के घर आए। रामनिवास की पत्नी घर पे थी, पति उनका अपने ऑफिस में गया था, वो पास में ही कहीं किसी साधन सहकारी समिति में अकाउंटेंट था। वहां पर पहुंच के उन्होंने कहा कि ममता की लाश वहां पड़ी हुई है, उसकी गर्दन अलग है, तुम लोगों को कोई जानकारी है कि नहीं है। रामनिवास की पत्नी ने उल्टे ही धमकाया इन लोगों को कि लड़की हमारी है, हम पता करेंगे या हम परेशान होंगे, तुम लोग काहे को परेशान हो, और बेहतर है कि तुम लोग अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। उसके चेहरे पे ऐसा कोई भाव नहीं आया कि उसे आश्चर्य हुआ हो कि अरे वहाँ कैसे मर गई, कि अरे वो वहाँ कैसे पड़ी हुई है। गांव वालों को ये देख के बहुत धक्का लगा, बहुत आश्चर्यचकित हुए। शोध छात्रों ने बताया कि गांव वाले परेशान इसलिए थे कि वहाँ कई दिन से ये हल्ला था कि गांव में टोना टोटका करने वाले साधुओं का एक गैंग घूम रहा है,
क्योंकि 2 नरबली की ये घटनाएँ तो अमृतपुर क्षेत्र में ही 15-20 दिन के भीतर हुई थीं। इसके अलावा अगल-बगल गाँवों में भी नरबली की घटनाओं की सूचना गाँव वालों को लग रही थी। और यही सबकी शंका थी कि ये जो साधुओं, तांत्रिकों का कोई गिरोह घूम रहा है, ये लोगों को वशीकरण मंत्र पढ़ के या वशीकरण का कुछ दाँव-पेच करके उसे अपने वश में कर लेते हैं और नरबली दिलवा देते हैं बच्चों की। गाँव उससे परेशान था। लेकिन रामनिवास की पत्नी का रुख देख के इन लोगों को बड़ा अफ़सोस हुआ। फिर भी गाँव वालों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम पुलिस तक जाएँगे। पुलिस को बताएँगे, हो सकता है पुलिस इस गैंग का पता कर ले और हम लोगों को ऐसे गैंग से छुटकारा मिल जाए। गाँव वाले ट्रैक्टर पे लदे और थाने पर पहुँच गए। थाना वहाँ से दूर है, भटौली से। थाने पर पहुँच के उन्होंने पूरी बात बताई कि साहब ऐसे-ऐसे सवेरे इसकी बेटी ममता की बॉडी वहाँ मिली, पूरे गाँव ने पहचाना, सब लोगों ने देखा। हम लोग भाग के आए, लेकिन इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई, बल्कि इसने उल्टा ही धमकाया। और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो टोनही है, वो जादू टोना जानती है, वो उससे पूरा गाँव घबराता है। वो किसी का कुछ भी कर सकती है जादू टोने या भूत प्रेत के कारण। इसलिए आपको इंटरफेयर करना होगा, वहाँ चलना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि वो बॉडी वहाँ कैसे पहुँची और किसने उसकी नरबली दी है। हमें कोई अब शंका नहीं है कि इन्हीं दंपति ने, इन्हीं लोगों ने माँ और बाप ने मिलके उसकी नरबली दी है। गांव वाले देर रात तक वहाँ जो एसओ थे उन्होंने ये कहा कि आप लोग चलिए, अब रात हो गई है, रात में नदी के किनारे हमें क्या मिलेगा, हम सुबह आएंगे और अगर ये हत्या का मामला है, कोई इस बात को बताएगा तो हम एफआईआर भी लिखेंगे और विवेचना भी करेंगे, लेकिन आप लोग जाइए। देर रात गांव वाले ट्रैक्टर से लद के आ गए। गांव में आते ही उन्हें पता लगा कि रामविलास अपने पूरे परिवार के साथ भाग गया है और घर में ताला बंद है। गांव वाले वहां तक गए और देखा ताला बंद था। गांव वालों को आश्चर्य भी हुआ और उनको शंका भी हुई। सवेरे सवेरे उठ के जो शौच जाने वाले लड़के थे वो भी और गांव के और तमाम लोग ये देखने गए कि बॉडी कहां पर है। वहां जाकर देखा तो वहां से डेड बॉडी ममता की गायब थी। वो सब इसी बात के लिए परेशान थे, जो नवयुवक थे वो नदी के भीतर चले गए, अपना जाल और डंडे लेके उसको ढूंढने की कोशिश करने लगे। इसी बीच में थानाध्यक्ष भी आ गए। थानाध्यक्ष ने पूछा किसने किसने देखा था, तो आधा गांव खड़ा हुआ कि साहब हम लोगों ने देखा था और सुनकर ही हम लोग आए थे। ये कपड़ा पहने हुए थी, इस तरह था, दुपट्टे में सिर लिपटा हुआ था और उसके उसमें कमर में वो सिर बंधा हुआ था, बाकी वो हेडलेस बॉडी थी। वो हमारे ख्याल से या तो फेंकने में उसे रात में फेंका हो, तो उसे समझ में नहीं आया कि पानी है कि नहीं। वो पानी में गई नहीं थी, किनारे में ही वो कीचड़ में पड़ी हुई थी। बोले अब तो है नहीं यहाँ पर। लोगों ने कहा साहब 12 बजे तक लोगों ने देखा है इसे, सुबह से देखना शुरू किया है, 12 बजे तक देखा है और 11 बजे ही उसके माँ बाप को, उसकी माँ को जाके सूचना दे दी गई थी और माँ ने उसका ये उत्तर दिया था। थानाध्यक्ष ने उन्हीं लोगों को धमकाया कि झूठी सूचना देते हैं आप लोग, कोई बात होगी इसमें मैं जांच करूंगा, अगर सूचना झूठी हुई तो आपके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा। लोग डर गए। पूरा गांव मिलके जाल और बाकी चीज़ें जो गांव के किनारे लोग रहते हैं वो जानते हैं, उस शव को ढूंढने का प्रयास नवयुवकों ने और गांव के लोगों ने करना शुरू किया। इंस्पेक्टर को भी कुछ डाउट हुआ तो वो सीधे साधन सहकारी समिति पहुंचा, जहां पर रामनिवास काम करता था। उस गांव का नाम है अहमदपुर या हैदरपुर, हुसैनपुर। हुसैनपुर साधन सहकारी समिति में वो अकाउंटेंट था। इंस्पेक्टर साहब या थानाध्यक्ष जो भी उस समय रहे होंगे वो पहुंचे वहां पर। वहां भी रामनिवास नहीं मिला, लेकिन ऑफिस वालों ने बताया कि साहब हम लोग इससे बहुत तंग हैं, ये तरह तरह की हरकतें करता है, ये जादू टोना बहुत जानता है, इसके पास जब तक बहुत ज़रूरी ना हो कोई जाता नहीं है। इंस्पेक्टर ने पूछा किस तरह की हरकतें। बोले साहब कभी ये किसी से नाराज़ हुआ तो उसके टेबल पर कटा हुआ नींबू डाल देगा और एक मिर्चे की माला उस पर पहना देगा, एक अगरबत्ती जला देगा।
कभी कभी ये वो मेढक के पैरों की हड्डियां डाल देता है, उसमें थोड़ा चंदन हो जाने क्या क्या लगा देता है। लोग इससे बहुत डरते हैं। एक दिन इसने इसी कैंपस में बाहर ला के 2 मुर्गे काट दिए और उनकी पूजा की। तो इस वजह से ये कुछ जादू टोने वाला आदमी है, और लोग ये भी बताते हैं कि इसकी पत्नी भी इसी तरह की है। इसलिए हम लोग इससे बहुत डरते हैं, और हमें कोई शंका नहीं है कि इसने अपनी बेटी की बलि चढ़ाई होगी। उसकी पत्नी भी टोना टोटका वाली है, इसलिए हमें अब कोई शक नहीं कि इसने ज़रूर अपनी बेटी के साथ ऐसा किया होगा। शोधार्थियों ने यह भी बताया कि उस गांव में उस महिला को टोनही या डायन भी लोग कहने लगे थे, कि बहुत जादू टोना करती है, इससे लोग डरते भी थे। शोध छात्रों ने बताया कि जिस दिन तक हम लोग गए थे वहां पर, यानी घटना के कोई 1 हफ्ते 10 दिन बाद तक, न तो डेड बॉडी मिली थी और न रामनिवास और उसके पूरे परिवार का कोई पता था। जादू टोने के भय से गांव वालों ने किसी ने एफआईआर भी नहीं कराई। पूरे गांव के लोग ये डरे हुए थे कि रामनिवास और उसकी पत्नी का हम लोगों ने विरोध किया है, कहीं वो जादू टोने से किसी का नुकसान न कर दे। अब आप सोचिए कि 2-2 निरीह बच्चियों की हत्या हो गई। ये शुद्ध हत्या है, प्रमाणिक हत्या है। बलि तो इसका नाम दिया गया है। 2-2 बच्चियों की, एक 3 साल की और एक 15 साल की बच्चियों की हत्या हो गई। ना माँ बाप पे कोई फर्क पड़ा, ना पुलिस पे कोई फर्क पड़ा। लोग जो परेशान थे वो अपनी अपनी परेशानी से परेशान थे कि कल कोई गैंग घूम रहा है, वो हमारे बच्चे के साथ ये कर सकता है, इसलिए उसका पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। शोध छात्रों ने यह भी बताया कि साहब, हम लोगों को तो ये लगता है कि इन दोनों बच्चियों के मरने के बाद कोई रोया भी नहीं होगा, क्योंकि अंदाज़ा यही लगा रहे हैं सब लोग कि दोनों केसेस में माँ बाप ने ही उनकी बलि दी है। वो कभी सामने आएंगे नहीं। जिनको रोना चाहिए वो खुद ही अपराध में लिप्त हैं, तो दूसरा कोई क्यों रोएगा। ऐसी अभागी दोनों बच्चियां। गांव के लोगों में डर समा गया था। हालांकि पुलिस सिपाही से ये हत्या का मामला लिखवा सकती थी, चौकीदार से लिखवा सकती थी, प्रधान से लिखवा सकती थी, लेकिन पुलिस को भी लगा कि जब कोई परसू करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई एफआईआर देने वाला नहीं है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है, हम क्यों बिला वजह की इतनी मेहनत करें। और उन दोनों बच्चियों के साथ आज तक न्याय नहीं हो पाया। जुलाई में जब वो लौट के आके उन्होंने बताया था 97 में, तब तक कुछ नहीं हुआ था। और मैंने गांव का नाम बताया है, ज़िले का नाम बताया है। ज़रूर वहाँ के आसपास के कोई हमारे किस्सा कोई परिवार के लोग होंगे, वो हमें ज़रूर बताएं कि आखिरकार फिर उसमें हुआ क्या। इस घटना की वहाँ जो स्थानीय अखबारों में, छोटे मोटे अखबारों में जो खबर निकली थी, शोध छात्र उसको भी ले आए थे। उन्होंने 2 कटिंग 2 अलग अलग अखबारों की मुझे दी थी, जो आज मैं ट्राई करूँगा। किसी ने बताया था कि यूट्यूब कम्युनिटी में डाल दिया करिए, थंबनेल में डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं उनको यूट्यूब कम्युनिटी में दोनों कटिंग्स को डालने का प्रयास करूँगा। आप भी पढ़िए क्या हुआ था उस समय। आज की घटना, अंधविश्वास, टोना टोटका, काला जादू, वशीकरण, इन सब का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। एब्सोल्युटली कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सब मानसिक स्थितियां हैं। आपको मेंटली साइकोलॉजिकली ट्रीट करके कोई आपके दिमाग में ये डर बिठा देता है, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, और आप उस मानसिक स्थिति के वशीभूत वैसा करने लगते हैं जैसा ये फ्रॉड लोग, फर्जी लोग, बाबा लोग, टोना टोटका करने वाले लोग करते हैं। उस समय तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था किसी चीज़ को वेरीफाई करने का। उस समय तो जितने मुंह उतनी कहानियाँ, फलाने उसकी बात नहीं मानी तो उसका फलाना हो गया, इसलिए जो ये कह रहा है इसको मान लो। कौन वेरीफाई करने जाता है कि किसने किससे कहा था।
और उसका क्या नुकसान हो गया। वो तो वो ज़माना था, मैं एक आपको एपिसोड में बता चुका हूँ कि अगर जादू टोना वालों की अफवाह ही हो जाए तो पूरा गांव सहम जाता था, गांव के गांव दहशत में आ जाते थे। और इसी दहशत और इसी वहम के कारण आज इन दो बच्चियों को न्याय नहीं मिल पाया। गांव वाले चाहते तो एफआईआर तो करा ही सकते थे। लेकिन इंस्पेक्टर को ये बहाना मिला कि साहब बॉडी नहीं मिली। अरे भाई, बॉडी नहीं मिली तो इसकी लड़की को सारी गांव ने देखा था, उसको पता करते, उससे पूछते कहाँ गई है, ननिहाल गई है, अपने मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, कहाँ गई है। नहीं मिलती तो आपकी हत्या की बात साबित हो जाती। ढूंढने का प्रयास करते, लेकिन गांव वाले भी इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। मैंने उन तीनों से पूछा कि भाई ये शोध का विषय आपको कहाँ से, क्यों ऐसा स्ट्राइक किया। बोले साहब ये बहुत बड़ा विषय है, बड़ा वाइड है और उसमें बहुत ढेर सारे शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर्स हैं, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उनमें से एक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेपर्स भी ले आए थे। तमाम शोधार्थियों ने बड़ी बड़ी शोध की हैं आदिवासी क्षेत्रों में इस अंधविश्वास के चक्कर में। उन्होंने बताया कि साहब वहाँ तो आज भी अंधविश्वास का ये हाल है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाने पर उनको ये बताया गया है कि जो उनका प्रेत है, उनके भीतर जो भूत है, वो गुस्सा जाएगा, नाराज़ हो जाएगा और उनको और परेशान करेगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये आखिर कब तक चलेगा ये? अब तो बहुत आगे हो गए हैं, डॉक्टरों की सुविधा हो गई है, अस्पतालों की सुविधा हो गई है, दिखाया जा सकता है, तमाम स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो गए हैं। तो उन तीनों ने बताया कि साहब अब वो छत्तीसगढ़ भी होके आए थे कि साहब छत्तीसगढ़ में अब कुछ आदिवासी यंग लड़कों ने ये मुहिम बनाई है, ये मुहिम उठाई है, मुहिम चला रहे हैं वो, कि किसी परेशानी में डॉक्टर से संपर्क किया जाए। इन बैगा और इन ओझा सोखा, ये डाइन और टोनही, इनके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने बताया कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में इसका पूरा एक डिपार्टमेंट है। लोक संस्कृतिकार वहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े शोध पत्र आदिवासियों के इस अंधविश्वास पर लिखे हैं। मैंने भी गूगल पर सर्च किया, आज ही सर्च किया, तो ये पता लगा कि डॉक्टर विजय चौरसिया हैं, लोक संस्कृतिकार, छत्तीसगढ़ के शायद रहने वाले हैं। रायपुर में इनका सेंटर है और इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वास और उससे पनपे जो तमाम दिक्कतें हैं उस पर बहुत बड़ा शोध किया है। वहाँ लोकल लैंग्वेज में इनको बैगा, जो जादू टोना करने वाले हैं ये बैगा हैं, और गुनिया कहते हैं, जो गुनी हैं वो गुनिया कहते हैं मेल को, और फीमेल को, वो फीमेल गुनिया जो है उसको टोनही कहते हैं। उसमें जो टोनही बनने का या टोना सीखने का जो महिलाओं का तरीका बताया, आज जो मैंने गूगल पर देख रहा था मैं, वो बहुत ही विभत्स है, बहुत ही खतरनाक है। विजय चौरसिया जी ने ही इसका उल्लेख किया है उसमें, जो न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ रहा था। बकौल डॉक्टर विजय चौरसिया के, इनकी डॉक्टरेट भी इसी में है विजय चौरसिया जी की, कि उन्होंने कहा है कि पुरुष अगर ये गुण सीखता है या ये जादू टोना सीखता है उसे गुनिया कहते हैं, और महिला अगर करती है तो वो उसे टोनही विद्या कहते हैं। डॉक्टर चौरसिया ये लिखते हैं आगे कि जिस महिला को टोनही विद्या सीखनी होती है वह रात में मरघट में जाती है, किसी मृत महिला या बच्ची का शव जो दफनाया गया है उसको बाहर निकालती है, जगह को साफ करती है, अपने ही मल से उस जगह को लीपती है, उस पर एक दीपक जलाती है, और इस पूरी प्रक्रिया में वो कोई कपड़ा नहीं पहने होती, निर्वस्त्र होती है, और ये इंश्योर करती है कि जब वो ये क्रिया कर रही हो, जब ये विद्या की प्रक्रिया चल रही हो, उस समय उसे कोई देखे नहीं। वहाँ ये मानना है, डॉक्टर विजय चौरसिया लिखते हैं उसमें, कि अगर किसी ने देख लिया तो उसकी सिद्धि खत्म हो जाएगी।
जो ये प्रैक्टिस कर रहा है या जो सीख रहा है या वो जो विद्या अर्जन कर रहा है, इस तरह का कर रही है, उसकी विद्या खंडित हो जाएगी, वो नहीं कर पाएगी। वहाँ वो एक दिया जलाती है और मृत आत्मा को जिंदा, मृत आत्मा को उसमें शरीर से बाहर निकालती है। मंत्र क्रिया से वो बार बार इस प्रक्रिया को दोहराती है और ऐसा मानना है कि सब वो जब आत्मा बाहर आ जाती है तब उससे वो बात करती है। हर महीने 2 महीने पे यही क्रिया मरघट में जाके वो रिपीट करके अपने आप को सिद्ध हस्त या अपने आप को उसमें अपने आप को सिद्धस्त करती है, या इस जो उसकी तांत्रिक प्रक्रिया है उसमें अपने आप को मास्टर करने की कोशिश करती है। एक बार तो नहीं, जब पूरी विद्या सीख जाती है तो वो किसी जीवित मनुष्य का भी रक्त पी सकती है। अब ये सब सुन के, ये सब आज जब मैंने देखा तो ये देख के ये लगा कि इस वैज्ञानिक युग में भी, चाहे अशिक्षा की वजह से हो, कम्युनिकेशन तो देखिए सब जगह हो गया, चाहे वो छत्तीसगढ़, रायपुर आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे अपने उत्तर प्रदेश के तमाम जो तलहटी के इलाके हैं वहाँ हो, कोई जगह बची नहीं जहाँ पे कम्युनिकेशन न हो, लोगों के पास फ़ोन न हो, व्हाट्सएप की सुविधा न हो, जानकारी की सुविधा न हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लोग कर रहे हैं ये सब बेकार की बातें हैं, सिर्फ मनोस्थिति है। लेकिन आज भी ये लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, इस पर यकीन करते हैं। मैं आपको शहरों का किस्सा बताऊं कि एकदम सवेरे सवेरे आप किसी भी शहर में गलियों में या छोटे चौराहों पे, गलियों के चौराहों पे जाएं तो बिल्कुल सुबह सूर्य की किरण निकलने के पहले एक डलिया में एक मिट्टी का छोटा सा घड़ा, लोटा कहते हैं उसको, और 2-4 नींबू, 4-6 लाल रंग के फूल, कुछ सिंदूर, ये सब चीज़ें, और कोई आदमी आता है रख के और पीछे मुड़ के नहीं देखता, बहुत तेज़ भाग जाता है। ये एक तांत्रिक प्रक्रिया है। आज की तारीख का मैं बता रहा हूँ, जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको पता होगा। जब हम लोग साइकिल से जाते थे स्कूल, और यूनिवर्सिटी भी साइकिल से जाते थे, तो मेरी माताजी जाने से पहले बार बार कहती थीं, जब सवेरे की क्लासेस होती थी, कि अगर कहीं चौराहे पर ऐसा देखना, उधर मत देखना, किनारे से जाना, देखना कि उससे तुम्हारी साइकिल टकराए नहीं। हम सभी भाइयों बहनों को ये सवेरे सवेरे तायद की जाती थी कि देखना नहीं। अब मैं समझ रहा हूँ इतने दिनों की इतनी सर्विस के बाद वो ऐसा क्यों कहती थी, क्योंकि ये उनके दिमाग में डाला गया था कि अगर उससे कोई छू गया, उससे लड़ गया, किसी दुपहिया चारपहिया वाहन ने उसको कुचल दिया, तो जो प्रेत अपना उतार के वहाँ चौराहे पर गया है, जो भी शख्स, वो प्रेत उसको पकड़ लेगा। जो लोग पुराने इस्टेब्लिश शहर के पुराने गलियों को जानते हैं, वो ज़रूर इससे 2-4 हुए होंगे। अब जबकि हम बहुत एडवांस हैं, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, पढ़ाई लिखाई की स्थिति बहुत अच्छी है, पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में हैं, लेकिन फिर भी ये अब भी हो रहा है। तो आखिर ये सब कब तक चलेगा? हम सबको मिल के प्रयास करना होगा, सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें कि ये कुछ नहीं है, ये बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ मानसिक स्थिति है, कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। मानने वाले मानते हैं। पिछली बार एक मैंने जब आपको एक घटना तंत्र मंत्र से संबंधित सुनाई थी, तो कमेंट बॉक्स में 2 लोगों के कमेंट आए थे कि नहीं साहब, आप गलत कह रहे हैं, ये सब है और मौजूद है। इस वैज्ञानिक युग में अगर कोई इसकी मौजूदगी को स्वीकार करता है तो भगवान उसका भला करे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।